इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कह सकते हैं एक रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, सदियों पुरानी इमारतें जो वक्त की आंधी, तूफानों और ना जाने कितनी बारिशों को झेलने के बाद भी आज शान से खड़ी हैं, उनके पीछे आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है? एक ऐसा मैकेनिज्म जो इन प्राचीन संरचनाओं को महफूज रखता है, लेकिन सच कहें तो इसके बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी ढाल, उसी रक्षक के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ये सवाल अक्सर मन में उठता ही है कि देश भर में फैले ये विशाल प्राचीन किले, वो भव्य मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक आखिर इतने सुरक्षित कैसे रहते हैं? क्या ये पूरी तरह से सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मजबूत कानूनी ढांचा है? जब किसी सैकड़ों साल पुराने किले की मजबूत दीवारों को देखा जाता है तो ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस अमूल्य धरोहर को मिट्टी में मिलने से आखिर कौन बचा रहा है। बस इसी बड़े सवाल का जवाब आज हम यहाँ तलाशने वाले हैं। भाग 1, ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा और संवैधानिक जनादेश। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो अदृश्य और विशाल संवैधानिक ढाल कुछ और नहीं बल्कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 49 यानी आर्टिकल 49 है। अब संख्या 49 शायद देखने में एक बहुत ही साधारण सा अंक लगे, लेकिन भारतीय इतिहास की रक्षा के मामले में ये एक बेहद शक्तिशाली हथियार है। ये सच में वो धुरी है जिस पर हमारे देश की पूरी हेरिटेज सुरक्षा का भार टिका हुआ है। भाग 2, अनुच्छेद 49 क्या है? कानूनी कर्तव्य को परिभाषित करना। अगर हम इस अनुच्छेद की परिभाषा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखें तो ये कहता है कि सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। और यहाँ 3 मुख्य कैटेगरीज पर विशेष जोर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, दूसरा ऐतिहासिक स्थान और तीसरा कलात्मक वस्तुएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसी जगह या कोई छोटी सी कलाकृति जो हमारे इतिहास या कला का हिस्सा है, वो पूरी तरह से इस कानूनी ढाल के दायरे में सुरक्षित है ना? कमाल की बात। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अनुच्छेद के आखिर मुख्य उद्देश्य है क्या? ये 3 बिंदु वास्तव में एक पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए, सांस्कृतिक विरासत को सक्रिय रूप से बचाने का सीधा सा अर्थ है कि ऐतिहासिक स्थलों को होने वाले किसी भी संभावित नुकसान को पहले ही रोक लिया जाए, एक तरह से डैमेज कंट्रोल। और जब इन स्थलों को नुकसान से बचा लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से देश का ये शानदार इतिहास आने वाले कल के लिए यानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए एकदम सुरक्षित हो जाता है। भाग 3, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व और कानूनी संदर्भ। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा होने के कारण इसे सीधे किसी अदालत में जबरन लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब कोई कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ का हिस्सा ही इस पूरी व्यवस्था की असली आत्मा है। ये सरकार पर एक बहुत ही गहरी और नैतिक जिम्मेदारी डालता है। भले ही कोई सख्त कानूनी दबाव न हो, फिर भी सरकार का ये सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि वो इन धरोहरों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करे। भाग 4, जमीनी स्तर पर संरक्षण और वास्तविक दुनिया में सुरक्षा। कागजी बातों से निकलकर अगर जमीनी हकीकत को देखें, यानी उन सक्रिय ताकतों को, तो पहली और सबसे प्रमुख संस्था है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या कहें ASI। यही वो संस्था है जो हर दिन जमीन पर उतरकर इस संवैधानिक कर्तव्य को निभाती है। इसके साथ ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में भी हमारी विरासतों को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षित किया जाता है। असल में ये संस्थाएं ही वो हाथ हैं जो अनुच्छेद 49 के उस अदृश्य कानून को हकीकत में बदलते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि जब वो अमूर्त सा कानून जमीन पर उतरता है तो परिणाम कैसा दिखता है। जरा ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला को ही देख लीजिए। ये महज पत्थर की इमारतों के नाम नहीं हैं, ये भारतीय विरासत के वो अनमोल और बिल्कुल वास्तविक उदाहरण हैं जो आज अनुच्छेद 49 के उसी अदृश्य ढाल के कारण पूरी शान से खड़े हैं। ये कानून इन्हीं जीवित इतिहास के पन्नों को हवा और पानी के थपेड़ों से सुरक्षित रखने का काम करता है। भाग 5, विरासत और हमारा भविष्य तथा इसका व्यापक प्रभाव। इन 4 बिंदुओं के बीच एक बहुत ही सुंदर और तार्किक कहानी छिपी हुई है।
जरा सोचिए, सबसे पहले ऐतिहासिक स्थल हमारी राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। जब ये पहचान पूरी तरह सुरक्षित होती है और अपने भव्य रूप में दुनिया को दिखती है, तो ये स्वाभाविक रूप से पर्यटन को एक बहुत बड़ा बूस्ट देती है। फिर पर्यटन के जरिए जब दुनिया भर से लोग इन जगहों को देखने आते हैं, तो हमारा इतिहास सचमुच जीवंत उठता है और अंततः ये पूरी की पूरी प्रक्रिया विश्व पटल पर देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और भी अधिक मजबूत और प्रभावशाली बना देती है। देखा जाए तो सब कुछ एक दूसरे से कैसे गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पूरे विश्लेषण का सार और अनुच्छेद 49 की सबसे बड़ी सीख इस एक शक्तिशाली विचार में समाहित है। जो देश अपनी विरासत को संभालता है, वही अपने भविष्य को मजबूत बनाता है। इतिहास कोई बीती हुई मृत चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो वो नींव है जिस पर आने वाले कल की शानदार इमारत खड़ी होती है। अगर नींव सुरक्षित है तो भविष्य का मजबूत होना तय है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो बहुत लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है। इस जानकारीपूर्ण एक्सप्लेनर के अंत में यदि ये पूरा विश्लेषण रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किया जा सकता है। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि पूरे देश में सबसे पसंदीदा ऐतिहासिक स्मारक आखिर कौन सा है। इतिहास को जानने और समझने की अद्भुत यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद।